नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में 3 से 4 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, अलंकार हो गया था, समास हो गया था और एक हो गया था रस। आज चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर आप जो आज होगा वो होगा कारक। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। ठीक है, थोड़ी आवाज दबी दबी सी होगी आज, काम शुरू हो गया। तो हम कारक पढ़ते हैं। ठीक है, बताओ भाई, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के भेद अगर पूछा जाए कि कारक के भेद कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कारक पूछ सकता है कारक के भेद कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं, किसी भी तरीके से कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। हाँ, टोटल ही पूछ रहे हैं कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में कारक 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कारक के भेद, हिंदी भाषा में कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। कितने कारक होते भैया? 8। कौन कौन से? पहला कारक कौन सा है? कर्ता। दूसरा कर्म और तीसरा करण। चौथा संप्रदान। पांचवा। हाँ, तो ये पहला दूसरा तीसरा करके नहीं देता, वहां पर कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि चतुर्थी कारक कौन सा है। अब इस तरह पूछता है कि चतुर्थी कौन सा है, षष्ठी कौन सा है, अष्टमी कौन सा है। ठीक है, और नौवीं पूछ लेगा तो हाँ नहीं होता, 8 ही होते हैं सर। 8 होते हैं। हाँ, ये तो तुम लोग बता सकते हो, हमको क्या पता, हम तो पढ़ाने आए। प्रथमा, प्रथम लिखेंगे कि प्रथमा लिखेंगे? दोनों सही जो है, प्रथमा। दोनों सही। प्रथम। जब भी पेपर में तुमको देगा पूछेगा तो प्रथमा करके पूछेगा। द्वितीय की द्वितीया? द्वितीय नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा कर्ता। हम पढ़ेंगे कर्ता के बारे में। कर्ता पहला है कर्ता। इसका रूप चिन्ह क्या होता है, कोई बताएगा? इसका रूप चिन्ह होता है ने। अगर हमें पहचानना है तो हम पहचानेंगे किससे? ने से पहचानेंगे। कर्ता का जो रूप चिन्ह होता है वो होता है ने। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, कोई बताएगा? कर्ता की परिभाषा, कर्ता कौन होता है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। हाँ, जो क्रिया संपन्न करता है, कह सकते हैं कि जो क्रिया संपन्न करता है, जो क्रिया संपन्न करता है, जो क्रिया संपन्न करता है उसी को हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, तो सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक अपना अलग अलग करके पढ़ते हैं ना, फिर कारक कर्म करके। अभी सब यहाँ बता देते हैं एक साथ में। इसके बाद द्वितीय कारक कौन सा है? द्वितीय कारक, द्वितीय कारक है हमारा कर्म। ठीक है, चलिए, कर्म कारक हो गया। कर्म का रूप चिन्ह क्या होता है? के लिए कहाँ इसमें आएगा भैया? को आएगा। कर्ता ने कर्म को क्या किया? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कर्म की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े या पड़ता है ना? जिस पर क्रिया का
प्रभाव पड़ता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म। ठीक है, इसके बाद द्वितीय के बाद कौन सा आता है? तृतीया आता है। और तृतीया कौन सा होता है? तुम लोगों से देखो पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा तृतीया कारक है, या पूछ सकता है कौन सा तृतीया कारक का रूप चिन्ह है। ठीक है, तो तृतीया कारक कौन सा हो जाएगा? करण हो जाएगा। ये हो जाएगा करण। ठीक है, करण। इसका रूप चिन्ह क्या हो जाएगा करण का? बताओ। केवल से हाँ, से द्वारा हो जाएगा। से द्वारा हो गया। लेकिन इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? बताइए, परिभाषा कोई बताएगा? यस, बताओ। जिससे क्रिया संपन्न, बस खत्म। अरे जिससे क्रिया संपन्न की जाए, जिससे क्रिया बस इतना बोल दोगे तो काम खत्म ही रहेगा, परिभाषा नहीं बना। तो लिख लो जिसमें, जिससे नहीं, जिसमें होता है, जिसमें हम क्रिया संपन्न करते हैं ना, जिसमें क्रिया संपन्न किया जाए या की जाए, उसको बोलते हैं हम कर्म कारक। इसके बाद आता है, अच्छा चतुर्था होता है, चतुर्थी होती है। चतुर्थी है। चतुर्थी कारक कौन सा है? संप्रदान। संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए। संप्रदान। ठीक है, संप्रदान। इसमें क्या होता है? इसमें को का भी इस्तेमाल करते हैं और के लिए का भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों आते हैं। अभी जब बारी बारी से समझाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इसमें को कहाँ लगाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं परसर्ग रहित होते हैं, कुछ होते हैं परसर्ग सहित होते हैं, तो उसमें इन सब को इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कारक लिखा है, यहाँ कारक या परसर्ग कर लो, है ना, क्योंकि पेपर में कभी कभी जो है कारक नहीं लिखता है, परसर्ग लिखता है ना, तो कंफ्यूजन ना रहे, नहीं पता चले परसर्ग पूछ ले कहोगे परसर्ग क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसके लिए क्रिया की जाती है। संप्रदान का परिभाषा क्या होगा? तो जिसके लिए क्रिया की गई, दूसरे के लिए, जब हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं उसी को कहते हैं। जब हम किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं, दूसरे के लिए कार्य करते हैं, जब दूसरे के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम चतुर्थी कारक। चतुर्थी के बाद कौन सा आता है? पंचमी। और पंचमी में क्या होता है? अपादान होता है ना, अपादान। इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? अपादान क्या होगा? इसमें होगा से, यानी कि पृथक, अलग होना। तो क्या हो जाएगा परिभाषा? जब किसी मूल से किसी रूप को अलग करते हैं। लिख लो, जब किसी मूल से किसी
रूप को अलग किया जाए। जब किसी मूल से किसी रूप को अलग किया जाता है, किसी रूप को मतलब क्या हुआ, बहुत सारा कोई चीज है ना, उससे थोड़ी सी चीज निकाल ली जाए, यानी एक समूह है और समूह से कुछ निकाल लिया जाए थोड़ा से, तो उसी को बोलते हैं अपादान, यानी उससे अलग कर दिया गया। जैसे कि एटीएम से पैसे निकाले गए, तो एटीएम में बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तो कुछ निकाला गया है, पैसे का कुछ रूप निकाला गया है, सारा नहीं निकाला गया है, यानी कुछ मूल से कुछ अलग कर दिया गया है। इसके बाद कौन सा आता है, पंचमी के बाद षष्ठी। षष्ठी सही लिखा है, षष्ठी, षष्ठी की षष्ठी गलत है, सही है ठठेरा। ठठेरा के लिए क्या किया जाए, गेट बंद कर दिया जाए, ठीक है। ये कौन सा कारक है भैया, संबंध कारक, संबंध कारक है। और संबंध में क्या होता है, काकी के रारी ने नानी ने, काकी के, काकी के नानी के, ये हो जाएगा काकी के और काकी के रारी रे, काकी के रारी रे, इसका प्रयोग करेंगे इन रूप चिन्हों का, जिसमें काकी आएंगी और रारी रे, काकी रे रारी रे, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, परिभाषा क्या हो जाएगी, हाँ, जब संबंध किसी दूसरे वस्तु से की जाए, जब संबंध किसी दूसरे से की जाए, कैसे होगा संबंध, जैसे कहा गया कोई मोबाइल है, कि मोबाइल किसका है, हमारा है, तुम्हारा नाम तो होगा, हमारा कौन सा, संबंध के लिए होता है साफ साफ कहा जाए। अब ये थोड़े कहा जाएगा कि ये मोबाइल किसी का है, किसी का किसका, वहां किसी का नाम ले लिया जाए कि ये मोबाइल अमित का है ना, ये राहुल का है, संजय का है, या फलाने का है ना, फलाने धमाके, बहुत आता है। इसके बाद कौन सा आता है, सप्तमी, सप्तमी, ठीक है। सप्तमी में कौन सा है, सप्तमी में कौन सा आएगा, अधिकरण आएगा। अधिकरण का मतलब क्या होता है, क्या होता है, में पर, में पर, यह हम कह सकते हैं, इसको आधार भी तो कह सकते हैं, है ना। आधार जो होता है, आधार, जैसे कहा जाए कि तुम बेंच पे बैठे हो, तो इसमें आधार क्या हो गया, बेंच के ऊपर पर, बेंच में नहीं, बेंच पर, है ना। बेंच में कहा जाएगा तो बेंच के अंदर चले जाओगे, है ना, पर कहा गया तो बेंच के ऊपर बैठे रहोगे, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा बहुत छोटी सी है, किसी का आधार होता है, लिख लो, किसी का आधार। अगर कह दूं कि मैं बोर्ड पर मार्कर से लिखता हूं, तो आधार कौन माना जाएगा, बोर्ड माना जाएगा कि मार्कर लिख, बोर्ड, मार्कर के द्वारा आप लिख रहे हैं, मार्कर से लिखता हूं, तो आधार कौन बनेगा, बोर्ड बनेगा कि मार्कर बनेगा, बोर्ड पर लिखते हो आप, बोर्ड
पर लिखते हैं, तो मार्कर क्या हो जाएगा फिर? ये साधन हो जाएगा इसका, साधन हो जाएगा। कौन सा साधन? लिखने का साधन। लिखने का साधन। इसके बाद नवरात्र खत्म, अष्टमी, ठीक है, आपकी 8 दिन की नवरात्र। नवरात्र कब 8 दिन की होती है, कब 9 दिन की ना? इसमें क्या होगा? इसमें संबोधन होगा, सबका संबोधन होता है घर में। इसमें जितने लोग बैठे हैं सबका एक अलग नाम है, यानी एक उपनाम है ना? बाहर कुछ लोगों का नाम नहीं आता, लेकिन घर में उनके मम्मी पापा भाई, सबसे ज्यादा भाई नाम बिगाड़ते हैं, है ना? बहन का चुड़ैल, हाँ भाई चुड़ैल है, चुड़ैल चाय लेके आ, ये तरह बोला जा। भाई बहन बहुत, हाँ चुड़ैली चुड़ैली नहीं तरह बोला करत। हाँ, और लड़कियां ज्यादातर अपने भाई को बदतमीज करती हैं, बदतमीज बदतमीज, है ना? तो अष्टमी में क्या होता है? इसमें होता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है जिसमें उपनाम आपका रखा जाए, जो घर में बोलने चालने वाला उपनाम होता है, ठीक है? संबोधन। पगलेटू, है ना? वो जो गए पगलेटू। बहन भाई ज्यादा रिश्ता बिगाड़त, उपनाम ज्यादा रखे जाते। अगर कोनो बहन का देख ली तो सज रही ना, फिर कमेंट के ऊपर कमेंट, नहीं मिल रही है वो क्रीम लगा रही, है ना? हे, इसमें कहा जाएगा हे, अरे। जो उपनाम होता है वो हमेशा देशज भाषा में प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। हम लोग जो इस्तेमाल करते हो कहीं लिखा पढ़ी में नहीं मिलता है। एक होता है, कहेंगे अजी, सुनते हो, है ना? एक होता है अहो, ठीक है। अब तो कम हुआ है, पहले ज्यादा बोला जाता, अजी सुनते हो, है ना? पहले यही कहा जाता था, रामू के पापा, राहुल के पापा, ये तो अभी भी चलता है ना। आप तो सीधा सीधा चले ला रहे हैं, ठीक है? अब तुरंत अगर घर से निकलो कहीं जितने कहाँ जा रहे हो, ठीक है? इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब किसी को उपनाम से पुकारते हैं, जब किसी को उपनाम से पुकारते हैं। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। जब किसी को उपनाम से पुकारते हैं तो उसी को बोलते हैं संबोधन, ठीक है? इतना नोट कर लो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? इतनी चीज नोट कर लो, फिर बारी बारी से कर्ता कर्म करण संबोधन, है ना, उदाहरण के साथ में हम समझा देंगे। इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। नोट हो गया क्या? यस, नोट हो गया? मिटा दें? चलिए मिटा दे रहे हैं। लास्ट वाली पे हम जाएंगे नहीं, लास्ट वाली लिख लो, ऊपर का मिटा दे रहे हैं। एक हेडिंग डाल लो, कर्ता कारक। कर्ता कारक। देखो कहीं कहीं पे जब उदाहरण देता है ना एग्जाम में, तो जो रूप चिन्ह बताए हैं जरूरी नहीं कि उसमें रूप चिन्ह आए, ठीक है? बिना रूप चिन्ह के भी उदाहरण दिए जाते हैं, है ना? कुछ नियम होते हैं उसके, वो बता देंगे अभी हम। कुछ नियम भी होते हैं, ताकि नहीं तो ये मतलब ये कंफ्यूज हो जाओगे सब लोग, इसमें तो रूप चिन्ह नहीं लगा, ये किसका हो जाएगा? तो टेंशन लेने का नहीं, है ना? टेंशन लेने का नहीं। ठंडी है, हवा चल रही है, स्वेटर वेटर पहन के आया करो सब लोग, ऐसे झाड़ के कम आया करो।
हाँ राज बहादुर से कह दो फैशन झाड़ के ना हो करें। ठीक है जी। हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक, ठीक है। हम कह सकते हैं काम करने वाला, काम करने वाला जो होता है वही होता है कर्ता कारक, ठीक है। काम करने वाला ही होता है कर्ता। जो काम करता है उसी को बोलते हैं ना, जो बहुत काम करता हो ना, तुमसे हो जाए काम वही और बहुत बड़े काम करता, ठीक है। तो इसमें लिखना है परिसर्ग। पहले हम पढ़ेंगे परिसर्ग, परिसर्ग सहित कर्ता कारक। परिसर्ग का मतलब होता है विभक्ति होता है भैया, ठीक है। परिसर्ग कहें या विभक्ति कहें, यस। सहित कर्ता कारक। सहित का मतलब क्या हुआ? कर्ता सहित जो मतलब कारक सहित जो है परिसर्ग। हाँ। विभक्ति सहित है। रहित मतलब क्या होता है? जो उससे अलग होकर आए। हाँ, जिसमें रूप चिन्ह ना हो। जिसमें रूप चिन्ह होगा वो होगा कर्ता सहित। कर्ता सहित या परिसर्ग सहित या विभक्ति। परिसर्ग को ही विभक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए आप लोगों से, पहला कहा गया जैसे कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। जैसे कहा गया शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ठीक। देखो इसको तो हम पहचान ले जाएंगे क्योंकि ये आसान है, क्योंकि इसमें परिसर्ग सहित है। इसमें परिसर्ग कौन सा है? ने, ठीक है। तो इसकी तो पहचान हम कर ले जाएंगे। अगर पूछा जाए कि इसका है तो कर्ता कारक का हो जाएगा, ठीक है। अगला जैसे कहा जाए रोहन ने पढ़ा। अगला है रोहन ने पढ़ा। दूसरा जो है हमारा वो कहा गया रोहन ने पढ़ा। शिक्षक ने पढ़ाया, रोहन ने पढ़ा। रोहन ने पढ़ा। तो इसमें भी ने शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद जैसे कहा राहुल ने, या कह दो किसी का और का नाम लिख सकते हो, है ना। तीसरा है PhD पूरी कर ली, पूरी कर ली, ठीक है। किसने पूरी कर ली? अमित ने। अमित ने क्या कर ली? PhD पूरी कर ली, ठीक है। क्लास वाले अमित ना आए, ठीक है। अमित ने PhD पूरी कर ली। ये तो होगा इसमें रूप चिन्ह पड़े, ठीक है। अगर ऐसे इसमें अगला जो है परिसर्ग रहित कर्ता कारक कौन से होते हैं? परिसर्ग रहित कर्ता कारक। हाँ? पाठ था, ये हिंदी ना। शिक्षक ने जोड़ दे इसमें, जोड़ लिया करो। हम बोल रहे हैं तो बोल। चलो अब बिना रूप चिन्ह के बताना है, ठीक है। जैसे कहा जाए रोहन पढ़ता है। रोहन पढ़ता है। अगर इस तरह का दे दे
कि रोहन पढ़ता है में बताइए कौन सा कारक है। तो कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि इसमें रूप चिन्ह नहीं दिया गया, इसलिए पता करना है संभव नहीं है, लेकिन है संभव। क्योंकि जो कर्ता में होते हैं, किसी में आता है परिसर्ग सहित आता है, और कोई कोई आता है जिसमें परिसर्ग नहीं होता है। कर्ता की प्रधानता है ना, इसलिए कर्ता कारक। हाँ, इसमें कर्ता का प्रधानता है, क्योंकि कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, रोहन पढ़ता है। सूर्य चमकता है। ठीक है, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है। हाँ ठीक है, ये भी हो जाएगा। देखो इसमें एक चीज याद रखना, जो प्रेरणा वो कौन सा, हाँ प्रेरणार्थक क्रिया, और इसमें जो होता है अभूतपूर्व क्रिया, इन दोनों को छोड़ के जितनी भी भूतकाल की हैं वो सब आएंगे इसमें, दो को छोड़ के। ठीक है, और जितनी भी भूतकाल की, ये कौन सा है? भूतकाल का है कि नहीं है? भविष्य का है? यस। कि भूतकाल का है? भूतकाल का है कि भविष्य काल का है, बताओ पहले। ये कौन सा पढ़ता है? हाँ, रोहन पढ़ता है वर्तमान काल। अब इसका कंटिन्यू कार्य शुरू में पढ़ता है। सामान्य वाक्य। रोहन पढ़ता है। देखो इसमें थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ेंगे ना, इसके पहले थोड़ा से और पढ़ लेते हैं, इसी में परिसर्ग सहित वाले में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है एक नोट करके लिख लो, प्रेरणार्थक क्रिया और अभूतपूर्व क्रिया को छोड़कर सभी भूतकाल क्रिया कर्ता होते हैं, कर्ता होते हैं। ठीक है, सभी कालों में परिसर्ग ने का प्रयोग किया जाता है। देखो ये वाला क्रिया जो है और अभूतपूर्व क्रिया, इनको छोड़कर जितने भूतकालों में परिसर्ग होगा, ठीक है, उसमें ने का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उदाहरण कैसे होंगे इसके उदाहरण कैसे होंगे? जैसे कहा जाए मैंने उसे पढ़ाया, जैसे कहा जाए मैंने उसे पढ़ाया। अब बताओ इसमें परिसर्ग है नहीं इस वाक्य में? क्यों नहीं है? देखो फिर से, कर्ता का परिसर्ग क्या होता है? ने। तो यहाँ पर ने लगाया गया है। ठीक है, ऐसे वाक्य आएंगे एग्जाम में, फिर कंफ्यूज मत होना। अगर इसको अलग अलग कर दे, मैं अलग कर दे, ने अलग कर दे, तो अलग नहीं हो जाएगा? दो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह लग के आएगा मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। ये कहाँ पे गया? वो तो भूतकालों में जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, आज हम पढ़ा दें और कल कहें कि कल मैंने पढ़ाया था। कल का मतलब क्या होता है? बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने उसे पढ़ाया, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक का। ठीक है, इसमें जो रूप चिन्ह है ने लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह के वाक्य आएंगे मैंने उसे दिखाया, मैंने उसे
दिखाया, मैंने उसे दिखाया, ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे दिखाया, मैंने उसे सुलाया, मैंने उसे सुलाया, ठीक है। तो इसमें भी ने लगा हुआ है, इसमें भी रहेगा, ये साथ में पूरा एक साथ में जुड़ के आएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के ये इस परिभाषा के आधार पर ये वाले भी सही हो जाएंगे, ठीक है, इतना ध्यान दे लो। लेकिन अगर ये वाली क्रियाएं हो जाएंगी, ये वाली क्रिया है और ये वाली क्रिया, तब ये वाले सही नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दूसरे के लिए किया जाए कार्य जो है ना, अगर उस तरह का उदाहरण पूछ लेगा तब ये वाले गलत हो जाएंगे, फिर ये नहीं होंगे। इन दोनों को छोड़कर सभी जितने भूतकालों में परसर्ग ने लगा रहेगा वो माने जाएंगे, चाहे मैंने हो चाहे केवल ने हो, माना जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गया कि नहीं इतनी बात? इसके पहले जो पढ़ाया गया था थोड़ा अलग पढ़ा दिया गया था, मतलब शॉर्टकट में पढ़ाया गया था, है ना। इस बार बता दे जाए ताकि मान लो एग्जाम में अगर कारक घुमा के भी पूछ ले कहीं से तो पता चल जाए, ठीक। और मैंने सबसे पहले ही आएगा वाक्य में, जो भी दिया जाए अगर उसमें लिख दिया जाए मैंने उसे सिखाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे रुलाया, तो ये कर्ता कारक का हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने यानी रूप चिन्ह लगा हुआ है, परसर्ग लगा हुआ है, ने लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले तो पहचान में आ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले जो कर्म वाले होते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं कर्ता से। जिसे कहा जाए राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, अब बताओ इसमें कौन सा हो जाए, राम ने कुत्ते को डंडे से मारा, इसमें तीन आ गए, कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया, और कौन सा आ गया, से मारा के द्वारा से भी आ गया। इसमें से किसमें आता है, से, यानी इसमें तीन तीन कर्ता आ गए, लेकिन इसमें माना कौन सा जाएगा, सर जिसमें रेखांकित करेंगे, राम ने कुत्ते को डंडे से, रेखांकित ना हो तो फिर क्या करोगे, हम कर्ता कारक को प्रधानता देंगे। एक चीज याद रखना, जो भी रूप चिन्ह लास्ट में रहे वही माना जाएगा, जो लास्ट में रहेगा वही माना जाएगा, शुरू के छोड़ दो कोई मतलब नहीं। कभी कभी इस तरह के देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे कहा गया मोहन ने कुत्ते को मारा, मोहन ने कुत्ते को मारा, क्या इसमें कर्म हो सकता है, और कर्ता जब कर्म लेकिन ने लगा हुआ है ना, श्याम ने कुत्ते को मारा या मोहन ने कुत्ते को मारा, कोई भी नाम ले सकते हो ना। जैसे कहा जाए मोहन ने कुत्ते को मारा, तो यहाँ पे जो लास्ट में होगा वही माना जाएगा, और को किसमें लगता है, कर्म में लगता है, तो हो जाएगा कर्म, ठीक है। ये आगे वाली जब क्लास हम कल करवाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो है चर्चा कल की क्लास में होंगी, ठीक है। ये दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा तुम लोगों को, कल केवल उदाहरण के तौर पे बता दे जाएंगे, ठीक है। और भाई वीडियो को तो आप लोग लाइक शेयर करवाइए, है ना, अपने दोस्तों तक शेयर करिए इसको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।